कहते हैं जब ये गजनी, गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। जब उधर गजनी की तरफ जा रहा था तो पाकिस्तान के अंदर इसकी सेना एक जगह पे कई दिनों तक पड़ी रही। इसकी सेना ने कई दिनों तक वहां पर अपना डेरा लगाया। जहां पर सेना कई दिनों तक पड़ी रहती है तो उसके आसपास में हमेशा दुकानें बन जाती है। आसपास में क्या बन जाती है? दुकान। भाई सेना एक जगह रहेगी, मान लो सेना ने महीने भर तक डेरा डाला तो सेना को खरीदने के लिए सामान भी तो चाहिए, खाएगी पिएगी क्या? तो व्यापारी वहां जा जाके बस जाया करते थे। तो सेना का एक लंबे टाइम तक डेरा पड़ा रहा, इसलिए वहां पे व्यापारी बस गए आसपास में। व्यापारी बस गए तो सेना उठ के चली गई, व्यापारी नहीं गए। उन्होंने अपने घर वर बना लिए, उनका धीरे धीरे एक गांव बन गया। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? रावल की सेना पड़ी रही थी वहां पे, बापा रावल की। अब कोई आने जाने वाला पूछता कि यार ये कौन सा गांव है? तो यार रावल दा पिंड है। किसका पिंड है? तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते आज भी पाकिस्तान में है रावलपिंडी। क्या बोलते हैं? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम रावलपिंडी इसलिए है क्योंकि वहां पे बापा रावल रुका था। कौन रुक के गया था? बापा रावल का मिलिट्री कैंप था वहां पर पूरा, इसलिए रावलपिंडी का नामकरण हो गया था। पल्ले पड़ेगी बात? देखो, बापा रावल के सैनिक शिविर के कारण, ड्यू टू मिलिट्री कैंप ऑफ बापा रावल, बापा रावल के सैनिक शिविर के कारण, ड्यू टू मिलिट्री कैंप ऑफ बापा रावल, बापा रावल के सैनिक शिविर के कारण, ड्यू टू मिलिट्री कैंप ऑफ बापा रावल, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वॉज नेम्ड। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वॉज नेम्ड। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण किया गया। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वॉज नेम्ड। पाकिस्तान के कौन से शहर का नामकरण किया गया? रावलपिंडी। रावलपिंडी शहर का नामकरण किया गया। तो मैं अभी कल परसों आपके दूसरे वाले बैच में पढ़ा रहा था, मैं बता रहा था कि मैं अभी ये प्री वाला एग्जाम होने के बाद में हम दुबई चले गए थे घूमने के लिए। तो दुबई में होटल में जितने भी कर्मचारी थे वो सारे पाकिस्तानी थे। और वैसे भी दुबई में सारे लोग जो लेबर क्लास जितनी भी है वो सारे भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है। इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों से दुबई भरा पड़ा है। इसलिए दुबई में पूरे के अंदर हिंदी, हिंदी और हिंदी है। आप जब कोई टैक्सी में बैठते हो तो सारे ड्राइवर, ज्यादातर ड्राइवर तो पाकिस्तानी मिलेंगे, या कुछ ड्राइवर आपको बांग्लादेशी मिल जाएंगे, या कुछ ड्राइवर क्या मिल जाएंगे? इंडियन मिल जाएंगे। इसलिए आप जैसे गाड़ी के अंदर बैठे आत्मात गाने सुनाई दे रहे हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना, है ना। दिवाली पे जितनी सजावट आपके मार्केट में नहीं होती उससे ज्यादा सजावट दुबई के अंदर थी। हम दिवाली वाले टाइम थे वहां पे, तो हर किसी मार्केट में जाए हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली चारों तरफ लगे हुए। अरे तुम्हारा दीपावली से क्या लेना देना है? उनका हमारा नहीं, मार्केट का तो है। लोग मार्केट में सामान खरीदने आते हैं तो हम क्यों ना उनको दिवाली की शुभकामनाएं दे। और सारी दुकानें इंडियंस इंडियंस भरे पड़े। दुकानों के नाम हिंदी में मिल जाएंगे, आप इंग्लिश के अंदर मिल जाएंगे, अरबी देखने को नहीं मिलेगा आपको, अरबी नाम ही नहीं मिलेंगे आपको, और अरब के लोग ही नहीं मिलेंगे आपको। दुबई के लोकल लोग हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। वो जो सिर पे वो बांध कर यूं घूमते हैं वैसा कोई मिलेगा ही नहीं। वो यहाँ रहते ही नहीं, वो सारे के सारे रहते हैं पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। हालात ये है कि दुबई के लोकल लोग दुबई में 20%, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी 80%। अब दो तरीके थे, या तो 20% लोगों की भाषा है अरबी, बाकी 80% की भाषा है हिंदी। तो या तो वो 20% 80% को अरबी सिखा दे, या वो 20% हिंदी सीख ले। उन्होंने दूसरा किया, उन सबको हिंदी आती है तो 20% बेचारे क्या सीख गए? हिंदी। अपने सारे अपने 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 वाले दिखते रहते हैं वहां पर एकदम। दो दिन एक पाकिस्तानी ड्राइवर था, तो मैंने उस पाकिस्तानी ड्राइवर से पूछा कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है दुबई में, ये सब किसका क्या है? तो उसने कहा भाईजान ये जमीन तो है शेखों की। शेख, शेख वहां के जो लोकल लोग होते, जमीन तो है शेखों की, दिमाग है गोरों का, अंग्रेज। ये बिल्डिंग्स बनाने वाले सारे के सारे कौन है? अंग्रेज। पैसा है इंडियन का। पैसा कौन लगा रहे हैं यहाँ पे? सारे इंडियन। मैंने कहा इंडियन? उसने कहा काला धन कितना है तुम्हारे देश में? सारा इधर लगाता है आगे तुम लोग, लेबर है हम। जमीन शेखों की, दिमाग गोरों का, धन इंडियंस का, और काम कौन करते हैं यहाँ पे? पाकिस्तानी का। हम तो लेबर है साहब यहाँ पे। पैसा सब तुम्हारे वालों ने लगा रखा है, जमीन शेखों ने दे रखी है, और दिमाग कौन लगा रहे हैं यहाँ पर आके? गोरे। तो वहां पे एक लड़का साजिद था, वो हमारे होटल में वहां पे काम करे, तो वो आते जाते दोस्त बन गया। फिर पाकिस्तान वाले सारे पंजाबी बोलते हैं, तो मैं उससे पंजाबी बोलता तो वो राजी भी रहता ही हूँ हमेशा, तो आते जाते पूछ भी लेता है और वैसा कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। तो एक दिन हम खड़े थे तो मैंने उससे पूछा कि साजिद कहाँ का है तुम? तो उसने कहा पंजाब से। हाँ, मैं पंजाब तो पंजाबी बोलता, मैं समझ गया, पंजाब में कहाँ से? तो उसने कहा रावलपिंडी से। तो मैं रावलपिंडी में कहाँ से? तो उसने कहा आपको गाँव थोड़ी पता तो नहीं, पर तू बताएगा तो पता चलेगा।
अगली बार हम कह देंगे कि उस गांव के आसपास कोई दूसरा मिलेगा तो हम बात करेंगे उससे। तो उसने कहा मेरा गांव मोगरा है, रावलपिंडी के पास में कोई मोगरा मोगरा नाम का गांव था। तो मैंने कहा यार रावलपिंडी का तो शोएब अख्तर भी है, शोएब अख्तर का नाम ही रावलपिंडी एक्सप्रेस है। तो उसने कहा यार वो रावलपिंडी का नहीं है, वो भी मेरे गांव का, ये मोगरा का ही है। तो मैं फिर उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस क्यों बोलते हैं? तो उसने कहा यार अब मोगरा को तुम लोग जानते नहीं, अब मोगरा एक्सप्रेस कहे तो फिर तो अच्छा नहीं लगे ना, रावलपिंडी को जानते हैं लोग, तो नाम क्या निकाल दिया उसका, रावलपिंडी। फिर उसका परिवार रावलपिंडी शिफ्ट हो गया, बाकी है हमारे गांव का, मोगरा का है वो। तो मैं तुम्हारे परिवार में, उसने कहा ना ना हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। और वैसे भी हमेशा जो गांव वाला होता है उसके गांव का बंदा कितना बड़ा बन जाए वो भाव नहीं देता, ये होता है ये तो उसने बड़ा व्यक्त, अरे नहीं नहीं अलग परिवार है, हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं वो चल वो छोड़, तू ये बता तुम्हारा रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी क्यों है? उसने कहा है रावलपिंडी रावलपिंडी है, उसके अंदर क्या है? वो नहीं रावलपिंडी क्यों है, पावलपिंडी सावलपिंडी तो नहीं बना, रावलपिंडी क्यों बना? तो उसने कहा इतना तो नहीं बता, मैं तो हिस्ट्री नहीं जानता रावलपिंडी। उसने कहा नहीं मग सुन अपने 15 मिनट का लेक्चर दिया उसको कि बापा रावल गया था, रुका था, गजनी गया था, इसको हरा के आया, प्लान ढिंगड़ा पूरा यू समझाया। तो मेरे जो साथ वाले दोस्त हैं वो हंसते रहते हैं कि तू अब पक्का मास्टर बन चुका है और तेरे को 3-4 दिन हो गए टाबर तो मिले नहीं बड़ास निकालने के लिए। क्लास में तू कहानियां सुना सुना के बड़ास निकाल लेता है, तो बाप रे साजिद को पकड़ के कहानियां सुना रहा है और मत पकड़ा कर यार ये बोर हो जाती तेरी कहानियां सुन सुन के। तो वो बात है भाई। तो रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी किस लिए? बापा रावल रुका था। कौन रुका था? बापा। बापा किसको हराने के लिए गया था उधर? मुस्लिम से ना, गजनी के कौन से राजा को हटा के आया था? अपने एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है सीवी वैद्य। इतिहासकार कौन है? सीवी वैद्य, एक मराठी इतिहासकार वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। और चिंतामणि विनायक वैद्य कहते हैं कि जिस समय बापा रावल भारत में मुस्लिम सेना को हरा रहा था, ठीक उसी समय यूरोप के अंदर एक फ्रांस का कमांडर हुआ था, चार्ल्स मार्टेल। कहां का कमांडर था? फ्रांस। कहां का था? एक फ्रेंच कमांडर हुआ था, एक फ्रांसीसी कमांडर हुआ था, और इसका नाम क्या था? चार्ल्स मार्टेल। और ये मुस्लिम सेना को हरा रहा था यूरोप। मुस्लिम सेना को इंडिया में तो कौन हरा रहा है? बापा रावल। और ठीक इसी टाइम में मुस्लिम सेना को और यूरोप के अंदर कौन हरा रहा है? चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल कहां का है? तो बापा रावल की तुलना किससे की जाए? चार्ल्स मार्टेल से। ऐसी तुलना कौन करता है? क्योंकि दोनों ने एक ही काम किया, दोनों ने अपने अपने इलाकों में मुस्लिम सेनाओं को हराया। बात समझ में आ गई? देखो इतिहासकार सीवी वैद्य ने, हिस्टोरियन सीवी वैद्य, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, हिस्टोरियन सीवी वैद्य, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, हिस्टोरियन सीवी वैद्य, सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। कंपेयर्ड बापा रावल टू फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल। बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। कंपेयर्ड बापा रावल टू फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल। कंपेयर्ड बापा रावल टू फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। किसे की तुलना? तो चार्ल्स मार्टेल कहां का था? फ्रांस। मुस्लिम सेनाओं को कहां पे हरा रहा था? यूरोप। और उसी समय भारत में मुस्लिम सेनाओं को कौन हरा रहा था? बापा। लिखो बापा रावल की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ बापा रावल। हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। क्या क्या नाम बताओ देखे? हिंदू सूरज, राजगुरु और क्या क्या नाम है? हिंदू सूरज, राज। सिंपल सा मीनिंग है। उस समय मुस्लिम आक्रमणों का विरोध कर रहा था, इसका मतलब हिंदुओं की रक्षा कर रहा है, तो हिंदुओं का सूरज। किसका सूरज है? हिंदुओं का सूरज। कहने का मतलब है कि यदि बापा रावल नहीं होता तो हिंदुओं की जिंदगी में अंधकार आ जाता। हिंदुओं का सूरज कोई बना हुआ है तो वो कौन बना हुआ है? बापा रावल। राजगुरु का मतलब था राजाओं का गुरु। मैं कह रहा था सारे राजाओं को साथ में लेके, सारे राजाओं का गठबंधन बना के वो लड़ रहा था, उन सबका सेनापति बना होता तो गुरु तो हो गया। कहने का मतलब वो कह रहा है कि भाई मैं तुम सबका गुरु,
मेरे से आगे ट्रेनिंग ले लो कैसे लड़ना है कैसे नहीं लड़ना है। तो उपाधि क्या हो गई? चकवे का मतलब हिंदी का एक वर्ड होता है चक्रवर्ती। हिंदी का वर्ड कौन सा होता है? चक्रवर्ती नाम करके हिंदी का वर्ड होता है। चक्रवर्ती का मतलब होता है इसने चारों दिशा जीत ली। जिसने भगवान राम चक्रवर्ती राजा थे, तो भगवान राम ने इसका मतलब अपने चारों दिशाओं में दुश्मनों को हरा दिया था। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा के अंदर किसी भी दुश्मन को भगवान राम ने छोड़ा नहीं था, उन सबको उसने हरा दिया। तो जैसे भगवान राम हरा देते हैं चक्रवर्ती थे, वैसे कौन हरा देता है? बापा रावल। तो बापा रावल भी चक्रवर्ती सम्राट है, और चक्रवर्ती को अपनी भाषा के अंदर क्या कह देते हैं? चकवे। तो वह राजा जिसने चारों दिशाओं में राजाओं को हरा दिया वो क्या कहलाएगा? चकवे। वह राजा जो बाकी राजाओं का गठबंधन बना के अपने अंडर में लेके लड़ रहा था इसलिए, वह राजा जो हिंदुओं की रक्षा करता है इसलिए। तो क्या क्या उपाधियां होगी बताओ? हिंदू सूरज, राजगुरु, चक्र। किसकी उपाधियां? अगला राजा लिखो। लिखो अल्लट। अगला राजा कौन है? अल्लट। अल्लट का में एक नाम और मिल जाता, लिख लो आलू रावल। लिखो अन्य नाम। आलू रावल। अभी अपने बात कर रहे थे शुरू के अंदर ही कि मेवाड़ में शुरुआत में जितने भी राजा हुए उनको क्या कहा जाता था? रावल। क्या बोलते? अल्लट का आलू तो बना ही देंगे हम। ये राजस्थानी भाषा, इतना तो किया जा सकता है। हमारा कुछ भी नाम हो घर वाले अपना तोड़ मरोड़ के दूसरा नाम बना ही लेते हैं। मुझे याद आता है कीर्तिपाल सोनग्रा का किताबों में नाम है कित्तू। क्या लिखा हुआ है? और हो जाता है कीर्तिपाल नाम है तो कित्तू तो हो जाएगा। किसी का नाम विक्रम होता है कहते बिक्कू, बिक्को, ऐसा कोई नाम बना लेते हैं अपने। तो वैसा वैसा इसका है। अल्लट नाम था तो अल्लट का क्या हो गया? आलू। तो टाबर रहा होगा तब घर वाले कहते होंगे आलू इधर जा, आलू इधर जा। और बाद में बड़ा होगी क्या बन गया? रावल। तो किसी ने पूछा आजकल तुम्हारे रावल कौन है? रावल आलू है। तो आलू रावल करते बापड़े का नाम ही क्या पड़ गया इसका? आलू रावल। तो अल्लट का एक और नाम क्या मिल जाता हमें? ये हो जाते हैं। वो मैं कई बार एग्जांपल देता ही हूँ कि यूपी के सीएम थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी वाले अध्यक्ष है अखिलेश यादव। इनके घर का नाम है टीपू, और अपने घर वाले ऐसे नाम रखते हैं टीपू, पप्पू, गुड्डू, मुन्ना, ऐसे नाम होते हैं सबके। अब उनके घर का नाम टीपू। पार्टी किसकी बनाई हुई? उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम रहे। अब मुलायम सिंह यादव के साथ के जितने भी नेता है, मतलब उनकी उम्र के जो भी नेता थे, वो जब मुलायम सिंह जी यंग एज के अंदर थे उनके घर पे जाते तो अखिलेश यादव छोटे से रहे होंगे। तो अखिलेश यादव का जब मुलायम सिंह जी टीपू कहते तो बाकी वाले भी क्या करने लगे? टीपू। कि भाई टीपू पानी पिला, अंकल आए तुम्हारे, ले अंकल के चरण स्पर्श कर, अंकल को प्रणाम कर। तो जो अंकल आते वो पूछते टीपू कौन सी क्लास में हो गया? अच्छा 7th में हो गया, वेरी गुड टीपू, इस बार कितने परसेंटेज आए? तो सारी टीपू ही कहते। अब टीपू बन गया यूपी का सीएम, भारत के सबसे बड़े राज्य का सीएम। पहली मीटिंग सीएम बनने के बाद में, पहली मीटिंग अखिलेश यादव अपनी चेयर पे बैठे। बाकी जो मंत्री कौन बने? मुलायम सिंह के साथ वाले जो अंकल थे वो मंत्री बने। अब वो अंकल और सारे कलेक्टर सामने बैठे पहले मीटिंग के अंदर। सीएम बैठा, मिनिस्टर बैठे, सारे कलेक्टर बैठे हुए। मिनिस्टर खड़े और कलेक्टरों से पूछे हाँ भाई कोई दिक्कत हो तो बताओ तुम्हें। कलेक्टर साहब खड़े होकर साहब एक वो थोड़ी सी दिक्कत है, ये दिक्कत चल रही है हमारे थोड़ी सी। तो वो मंत्री जी उधर शिवपाल यादव मान लो मंत्री चाचा जी, और उधर देखे टीपू यार ये नोट कर लेना टीपू, ये काम करवा देना इनका। कोई दूसरा मंत्री खड़ा हो कलेक्टरों के कि देखो अब अपने टीपू का राज है, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं, तुम जैसा कहोगे ना टीपू कर देगा। क्यों टीपू? टीपू हाँ नजर हिलाए बेटे। अखिलेश यादव से रान, अब सारे कलेक्टर हंसेगा अच्छा इसका नाम टीपू है। उनको क्या पता था टीपू कहते हैं। आप सबके सामने पोल बुट्टी और खोल दिया आपने। फिर लास्ट में अखिलेश यादव खुद खड़े हुए, अखिलेश यादव ने खड़ा होकर कि मेरे सारे चाचाओं तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीपू अब सुल्तान बन चुका है। टीपू क्या बन गया है? तो वैसे आलू क्या बन गया था? रावल। क्या बन गया था? रावल। अच्छा, उदयपुर के अंदर एक मंदिर है सारणेश्वर। कौन सा मंदिर है? मैंने एक दिन पहले ही बताया था, जिनके पीछे स्वर लगते हैं वो सारे मंदिर किसके हैं? तो उदयपुर से हमें एक मंदिर मिलता है। कौन सा मंदिर है? सारणेश्वर। तो इसकी एक प्रशस्ति जानती हो क्या होती है? प्रशस्ति ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की तारीफें की जाती है, उनको क्या बोला जाता है? प्रशस्ति। तो उदयपुर में सारणेश्वर मंदिर से एक अभिलेख मिला तो उसका नाम क्या हो गया? सारणेश्वर प्रशस्ति। 953 ईस्वी की। कब की है? 953 ईस्वी। इससे हमें कई सारी जानकारी मिलती है अल्लट के बारे में। किसके बारे में? क्या क्या जानकारियां मिलती लिखेंगे हम। लिखो सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सारणेश्वर यूलॉजी,
सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सारणेश्वर यूलॉजी, सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सारणेश्वर यूलॉजी, सारणेश्वर प्रशस्ति कहां से मिली? उदयपुर से। कब की है? क्वेश्चन लिख लो, 953 ईस्वी। ईस्वी लगाना, एडी 953 ईस्वी के अनुसार। डेस लगा दो इसके आगे तो, और नीचे पॉइंट्स लगाना अलग अलग, 1 2 3 4 लिखना। क्या जानकारियां मिलती है अपने, इसकी जानकारियां पढ़ते हैं। सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लट ने एक सेकंड कैपिटल बनाई थी, और वो कैपिटल थी आहड़। कैपिटल कौन सी थी? आहड़। आपकी जगह पड़ती है उदयपुर में। आहड़ कहां पर पड़ता है? इसका मतलब क्या, सुनो देखो, इसका मतलब है कि पहले मेवाड़ मान लो इतना रहा होगा, मेवाड़ इतना, तो उसकी राजधानी है नागदा। राजधानी कौन सी है? अब राज्य का साम्राज्य विस्तार हुआ और राज्य पहुंच गया यहां तक। अब यहां पे बैठ के यहां पे कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए कहा गया कि अब यहां पे बैठ के यहां पे कंट्रोल नहीं हो सकता, तो एक सब सेंटर और बना लो, और ये सब सेंटर कौन सा हो जाएगा? आहड़। अब यहां बैठ के यहां कंट्रोल हो जाएगा, कोई एक राजकुमार को छोड़ देंगे, इधर नियंत्रण कर लेगा। इस बात को आप इजी वे में समझो तो ये है कि राजस्थान का हाईकोर्ट है जोधपुर। हाईकोर्ट कहां पे? बाद में किसी का दिमाग काम किया गया यार, भरतपुर वाला जोधपुर कैसे जाएगा? भरतपुर वाले के लिए जोधपुर कितना दूर पड़ जाएगा, तो कहा एक सेंटर और बनाया जाए, वो सेंटर है जयपुर। तो हम कहते हैं हाईकोर्ट की बेंच कहां पे है? मुख्य हाईकोर्ट आज भी। बेंच कहां पे? मुख्य राजधानी। एक दूसरी राजधानी किसके टाइम में बनी? ऐसा कौन सी प्रशस्ति बताती? कहां से मिली? कब मिली? अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट मेड आहड़ एज सेकंड कैपिटल। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ उदयपुर में जगह। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट मेड आहड़ एज सेकंड कैपिटल। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। कौन सी राजधानी बनाई? दूसरी राजधानी बनाई। अब इसने आहड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया भगवान विष्णु का, वराह मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया? अरुणोराज ने वराह मंदिर कहां बनवाया था? और अल्लट कहां पे बनवा रहा है? आहड़ में। कौन से भगवान जी का होता है? आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। वराह टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड एट आहड़। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। वराह टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड एट आहड़। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। वराह टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड एट आहड़। आहड़ में कौन सा मंदिर बनाया गया? वराह मंदिर। अच्छा, ये अभिलेख ये भी बताता है कि आहड़ राजधानी थी, तो आहड़ में टैक्स वगैरह लेने वाले अधिकारी रहे होंगे, तो कितना कितना टैक्स लेते हो? टैक्स बताओ, इस आदमी से इतना टैक्स लेते, इस व्यापार से इतना लेते, इस दुकान से इतना लेते। तो ये अभिलेख हमें कर व्यवस्था की जानकारी देता है। किस व्यवस्था की जानकारी मिलती है? लिख लो, कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। कोई पूछे कि मेवाड़ की कर व्यवस्था की जानकारी कौन से प्रशस्ति से मिलती है, तो कौन सी है? राजधानी कहां पर बनाई गई थी? आहड़। किसने बनाई थी? अल्लट। मंदिर किसका बनवाया था? वराह। और किसकी कौन सी व्यवस्था है? अच्छा, अब आहड़ राजधानी होगी तो राजधानी में तो मंत्री संतरी रहेंगे, तो अधिकारियों की जानकारी है कि कौन कौन से अधिकारी यहां पे आहड़ के अंदर रहा करते थे। अधिकारियों के लिए अपने हिंदी में एक ज्यादा अच्छा शब्द होता है, नौकरशाह। क्या शब्द होता है? तो हमें नौकरशाही की जानकारी मिलती है। इंग्लिश में और ज्यादा अच्छा शब्द होता है इसके लिए, ब्यूरोक्रेसी। क्या शब्द होता है? तो लिखो, नौकरशाही की जानकारी मिलती है। कोष्टक में, सॉरी, नौकरशाही लिख लो अपने हिंदी में। नौकरशाही की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? नौकरशाही की। आप सारे नौकरशाह बनोगे। आप सारे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एग्जाम नौकरशाही का एग्जाम है। किसका एग्जाम है? आरएस और आईएएस जितने होते हैं उनको नौकरशाह बोलते हैं। अखबारों में देखा करो, सरकार ने इतने नौकरशाहों को हटाया, सरकार ने इतने नौकरशाहों को लगाया। इंग्लिश का शब्द है ब्यूरोक्रेसी। क्या शब्द है? ब्यूरोक्रेसी। वास्तव में लैटिन भाषा का एक शब्द है। ब्यूरो का मतलब होता है मेज। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? मेज। मेज होती है टेबल, टेबल मेज। क्रेसी का मतलब होता है शासन।
क्रेसी का मतलब बहुत सारे लोग मिलकर शासन करे, डेमोक्रेसी। एक आदमी शासन करे, ऑटोक्रेसी। तो क्रेसी, क्रेसी का मतलब तो क्या होता है? शासन। तो वैसे ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो का मतलब मेज, क्रेसी का मतलब शासन। मेज पे बैठ के जो शासन किया जाए उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, आप जब आरएस बन जाओगे तो आप कुर्सी मेज पे बैठ के साइन करोगे कागजों पे, या फावड़ा लेके नरेगा पे जाओगे? कुर्सी मेज पे बैठ के